ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत की दोस्ती महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियों का भी अफगान मुद्दे पर समान विचार है। The message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस समय भारत की चिंता वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने और अफगान लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखने की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। We have, under Operation Devi Shakti, done 6 flights. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. Government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अफगान संकट पूरे देश की समस्या है। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एकमत हैं। अफगानिस्तान में कल शाम काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए 2 आत्मघाती हमले और बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी में 12 अमरीकी सैनिक सहित कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई और 150 लोग घायल हो गए। ये दोनों विस्फोट अमरीकी सैनिकों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसने के प्रयास में हुए। अधिकारियों ने बताया कि आत्मघाती हमला हवाई अड्डे के एब्बे द्वार पर हुआ। उसके बाद बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। दूसरा आत्मघाती हमला हवाई अड्डे के बाहर एक होटल में हुआ। अमरीकी रक्षा विभाग ने कहा है कि मरने वालों में 11 अमरीकी सैनिक और 1 नौसेना का अधिकारी भी शामिल है, जबकि 15 अमरीकी नागरिक घायल हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ फ्रैंक मैकेंजी ने कहा है कि विस्फोट अमरीका को अफगानिस्तान से अमरीकी सहित अन्य लोगों की सुरक्षित वापसी के प्रयासों को विफल नहीं कर सकता। इस विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ISIS खुरासान ने ली है। काबुल स्थित अमरीकी दूतावास ने हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर हुए धमाके के बाद चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों से कहा है कि वे हवाई अड्डे की ओर न जाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान के 2 प्रमुख नेताओं पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला को तालिबान ने घर में नजरबंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि काबुल की स्थिति लगातार खराब हो रही है और उनका देश अमरीका के साथ लोगों की सुरक्षित वापसी के अभियान में पूरा सहयोग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुई घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए लाइट एंड शो की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मौजूदा पीढ़ी को 21वीं सदी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने में मददगार होगी। राष्ट्रपति कल शाम लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति बनाना है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा सामाजिक विकास और व्यक्तिगत तरक्की का सबसे कारगर साधन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नई शिक्षा नीति लागू करने सहित राज्य में शिक्षा के क्षेत्र के लिए किए गए प्रयासों के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सराहना की। राष्ट्रपति कल शाम उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर पहुंचे। श्री कोविंद इस दौरान लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में कल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की। ये हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली, कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीटी रवि कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम सुंदरेश, गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बेला माधुर्य त्रिवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का विवरण दिया जाएगा। इससे कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। भारत ने 61 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। कल लगभग 68 लाख टीके लगाए गए। इसमें 46 लाख से अधिक को पहली डोज जबकि लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीटर पर कहा कि देश ने 50% पात्र आबादी को कोविड रोधी टीका लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु में कल कोविड के 1,559 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 1,816 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस दौरान 26 रोगियों के मरने की पुष्टि भी हुई। कल 1,60,911 कोविड नमूनों की आरटी-पीसीआर जांच की गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसे संबोधित किया। इस वर्ष सम्मेलन में शासन में युवा विकास कार्यक्रम, युवा विकास सूचकांक और युवाओं पर कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव जैसे विषय शामिल किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रशासन ने चांगथंग क्षेत्र में 30 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने की मंजूरी दी है। विशेष विकास योजना के अंतर्गत दुर्बुक जिले के तंगसे में बनाए जा रहे नए अस्पताल की लागत 31 करोड़ रुपए होगी। लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तासिक ग्याल्टसन ने कहा कि चांगथंग में बेहतर सुविधाओं का लोगों का सपना अब साकार हो रहा है। लेह पर्वतीय परिषद ने इस क्षेत्र में हॉस्पिटल निर्माण का प्रस्ताव किया है। क्रिकेट में इंग्लैंड की टीम आज भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन लीड्स के हेडिंग्ले में अपने कल के 8 विकेट पर 423 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। मेजबान टीम ने 345 रन की भारी बढ़त ले ली है। खेल भारतीय समय के अनुसार तीसरे पहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत को अफ्रीका के आबिदजान में आयोजित 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद CA के लिए चुना गया है। भारत को CA के चुनाव में दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र से सबसे अधिक 134 वोट मिले। पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए भी भारत को 156 देशों में से 106 वोटों के साथ चुना गया। डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल के दर्शकों की संख्या 40 लाख को पार कर गई है। दूरदर्शन ने यह उपलब्धि पिछले महीने जुलाई में हासिल की। पिछले कुछ वर्ष में बदलते प्रसारण परिदृश्य, प्रौद्योगिकी और दर्शकों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी का डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।